Please confirm that the screen is visible. Good morning, Deva. And I'm properly audible and visible. Yeah. All right. So this is the last chapter of Unit 4. मैंने आप लोगों का क्लासरूम ऐप के जो क्लासरूम है गूगल में जो क्लासरूम का फीचर है उसके अंदर मैंने फुल सिलेबस के साथ जहाँ पे मैंने फुल अगर आप क्लास वर्क देखोगे तो क्लास वर्क में मैंने फुल सिलेबस के साथ आपकी फुल रीडिंग अपलोड कर दी है पर उस रीडिंग का जो मेरे पास प्रिंट था मैंने आप लोगों को वही दिया है बट आई थिंक दैट इज नॉट कंफर्टेबल इतना इजी नहीं है पढ़ने में तो मैंने एक और चीज किया है कि यूनिट 4 का सिलेबस जहाँ पे लिखा है वहां पे सेपरेटली एक बेटर क्वालिटी का चैप्टर नंबर 9 ये अपलोड कर दिया है जो आपको इजीली पढ़ने में आ जाएगा जब हम रिवीजन करेंगे तो उसी पीडीएफ से रिवीजन करेंगे जब हम एक बार लास्ट में चैप्टर्स को देखते हैं सो वही पीडीएफ रेफर करेंगे सो एज वी नो दैट यूनिट 4 इनिशियली चैप्टर 8 और 9 हमने 6th एडिशन से बोला था बट दैट इज फ्रॉम 4th एडिशन नॉट फ्रॉम 6th एडिशन एंड हम लोग सारी चीजें बुक से करते आ रहे हैं सिर्फ यही 2 चैप्टर्स हैं जो आपकी जिसका मेरे पास 4th एडिशन का पीडीएफ अवेलेबल नहीं है तो जो मेरी रीडिंग थी ग्रेजुएशन की जब मैंने किया था तो मैंने अलग से उसका आपको सिर्फ ये चैप्टर 9 का इट वाज देयर एट दैट टाइम आल्सो तो ये चैप्टर 9 का मैंने अलग से पीडीएफ अपलोड किया है उन्नति आई एक्सेप्टेड जतिन आई थिंक 2-3 मिनट हो गए हैं मैंने एक्सेप्ट जतिन का आया था शायद रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया था सो एक बार क्लासरूम को आप अच्छे से देखना whenever you start studying for your exams everything is uploaded there so now till now this is chapter 9 of Blanchard 4th edition अगर किसी के पास ये 4th edition है PDF में available then please share and it talks about inflation activity and nominal money growth. So अभी एक बार समझ लो बाद में आप लोग लिख लेना I'll give you ample amount of time to write also. So till now we have discussed everything in macroeconomics in bits and parts. जैसे हमने यूनिट 1 में डिस्कस किया था जीडीपी क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है फिर हमने यूनिट 2 में गुड्स मार्केट डिस्कस किया जिसमें हमने बाकी सारी मार्केट्स को कांस्टेंट रखा यूनिट 2 के फर्स्ट चैप्टर में फिर हमने यूनिट 2 के सेकंड चैप्टर में मनी मार्केट डिस्कस किया थर्ड चैप्टर के अंदर हमने आईएसएलएम कर्व डिस्कस किया था फिर यूनिट 3 में हम लोगों ने लेबर मार्केट डिस्कस किया तो हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं जिसके अंदर हमने स्लोली अपनी असम्पशंस को रिलैक्स किया है Now in this unit 4 in chapter 8 we have discussed about Phillips curve. So basically we have discussed about output growth. हमने आउटपुट ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया है देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट मार्केट जैसे आउटपुट ग्रोथ हमने डिस्कस किया था इन द गुड्स मार्केट अनएम्प्लॉयमेंट हमने लेबर मार्केट के अंदर डिस्कस किया है देन वी डिस्कस्ड अबाउट इन्फ्लेशन में हमने जब लेबर मार्केट डिस्कस की थी उस केस में भी हम लोगों ने प्राइस सेटिंग रिलेशन और वेज सेटिंग रिलेशन डिस्कस किया था जिसमें हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल एक्चुअल प्राइस लेवल को कैसे इम्पैक्ट करता है तो ये हमने ये चीज डिस्कस की है देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट नॉमिनल मनी ग्रोथ कि अगर हमारा नॉमिनल मनी ग्रोथ होता है मनी मार्केट के अंदर हमने डिस्कस किया नॉमिनल मनी ग्रोथ होता है कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट देन दिस इंक्रीजेस द मनी सप्लाई रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट एंड लीड्स टू अ डाउनवर्ड शिफ्ट और अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द LM curve so this output growth was goods market unemployment was labor market inflation again it impacts both labor market as well as the money market and nominal money growth was money market so then we developed a relationship between the inflation level and between the unemployment level and this relationship was termed as Phillips curve wherein this Phillips curve said that there is an inverse relationship between the inflation and the unemployment level फिलिप्स कर्व में भी हमने ओरिजिनल फिलिप्स कर्व डिस्कस किया था और मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व डिस्कस किया था फिर हमने वेज इंडेक्सेशन का एस्पेक्ट डिस्कस किया था फिलिप्स कर्व में एंड यूजिंग फिलिप्स कर्व वी आल्सो डिराइव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
देन इफ यू रिमेंबर वाइल डिस्कसिंग ADAS मॉडल, हमने ये इक्वेशन लिखी थी AD की, अगर आपको याद होगी, AD इज इक्वल, AD का रिलेशन लिखा था y इक्वल टू y विच डिपेंड्स अपॉन दिस मनी ग्रोथ, गवर्नमेंट एंड दी टैक्सेस। इसका मतलब हम लोगों का जो आउटपुट है एग्रीगेट डिमांड रिलेशन, एग्रीगेट डिमांड मॉडल के हिसाब से, वो हमारा मनी ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। So now our objective in this chapter will be to develop a relationship or to understand the relationship between the output growth and the unemployment. And this relationship is termed as Okun's law. So इस चैप्टर में हम सबसे पहले इनका रिलेशनशिप पढ़ेंगे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। सो आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विल बी, नाउ यू कैन राइट, मैं बाद में टाइम दे दूंगी, अभी आप लोग समझ लो। आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इन दिस केस विल बी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अब जब हम आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशन डिस्कस कर लेंगे, देन नेचुरली वी कैन, सिंस वी हैव डेवलप्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस अनएम्प्लॉयमेंट एंड दिस इन्फ्लेशन, तो उसके बाद हम इन तीनों का रिलेशनशिप भी डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन लेवल। बट ये सारी चीजें हम कर किस लिए रहे हैं? Our objective in this to study the entire macroeconomics is to understand कि हमारा aggregate demand level और aggregate supply level कैसे fluctuate करता है, और इकोनॉमी में हम कैसे aggregate demand, aggregate supply को change करके अपने objectives achieve कर सकते हैं। So finally we need to understand the relationship in terms of aggregate demand relation, wherein the aggregate demand relation, as we know that aggregate demand relation relates with this output growth, it also relates with the nominal money growth, and it also relates with the inflation level. तो हमें ये एग्रीगेट डिमांड रिलेशन डिस्कस करना है, जो अभी रिलेशन मैंने नीचे लिखा था, दैट वाज y इक्वल टू y m बाय p g t। तो ये जो हमारा एग्रीगेट डिमांड रिलेशन है, ये इस मनी ग्रोथ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगा, या अगर ये मनी ग्रोथ चेंज होता है, व्हाट इज द इफेक्ट। So second aspect will be, we need to study the effect of money growth। ये जो मनी ग्रोथ है, इसमें अगर किसी भी तरह का चेंज आता है तो ये आउटपुट को कैसे चेंज करता है। एंड एक बार हमने आउटपुट का रिलेशन अनएम्प्लॉयमेंट के साथ डिस्कस कर लिया, देन वी कैन ऑल्सो स्टडी द इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ दिस मनी ग्रोथ ऑन द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑल्सो and on inflation level as well. So this will be our second objective in this chapter, and third objective we will discuss all this aspect from the perspective of disinflation as well. So first we need to start discussing Okun's law to develop a relationship between output growth and unemployment, that is output growth and unemployment. Then we will also look at the aspect of Phillips curve and involve this inflation and understand the relationship between output growth, unemployment and Phillips curve. And thereafter in the second part we will see the effect of this money growth on this output on the employment level। unemployment पढ़ेंगे तो obviously employment जो उसका opposite होता है वो हमें पता ही चल जाएगा, and on the inflation also, and we will use this aggregate demand relation in this। Guys, is the objective of the chapter clear? Please let me know when you are done writing, and if everything is clear, why are we doing this? Let me know when you guys are done writing. We'll start with Okun's law. थर्ड ऑब्जेक्टिव, डीवा, हमने फ्राइडे को जो मैंने आपको बुक से फिलिप्स कर्व डिस्कस किया था, उसमें हमने डिसइन्फ्लेशन का एस्पेक्ट डिस्कस किया था, जो मैंने कहा था कि मैं उस डिसइन्फ्लेशन को बाद में अच्छे से डिस्कस कर लूंगी जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। तो ये डिसइन्फ्लेशन को हम पहले फिलिप्स कर्व में अच्छे से समझेंगे कि वहां पे डिसइन्फ्लेशन का क्या मतलब है, वो जो लास्ट के 2-3 पेजेस हैं, फर्स्ट वी विल गो थ्रू दोज पेजेस, और उसके बाद हम उसी रिलेशनशिप को, डिसइन्फ्लेशन को, वी आर गोइंग टू रीविजिट एंड अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल मनी ग्रोथ एंड अदर वेरिएबल्स। तो वो आपको जब भी समझ आएगा जब हम वो 2-3 पेजेस कवर कर लेंगे।
It is written disinflation. It is just disinflation. We will first discuss this from Phillips curve and then we will discuss this. All right, Eva. Okay, Garima. I suppose everybody should. Yes, yes, Diva. That's it. इतना ही पेज है, इससे ऊपर नहीं है. Now, as we know, whenever we study any kind of relationship, initially हम कुछ assumptions लेते हैं. उसी तरीके से जब हम ये ऑकुन्स लॉ को स्टडी करेंगे, मतलब जब हम रिलेशनशिप डेवलप करेंगे आउटपुट ग्रोथ का और अनएम्प्लॉयमेंट का, तो हमें कुछ assumptions लेनी है. और जैसे जैसे हम इस इक्वेशन को आगे स्टडी करेंगे, हमें समझ आएगा कि वो assumptions हमने क्यों ली है. So we are starting with Okun's law, first part, that is Okun's law. It explains the relationship between output growth and change in unemployment. क्योंकि गवर्नमेंट अगर कभी भी कोई पॉलिसी फ्रेम करती है तो वो ये देखेगी कि अगर हम 20 यूनिट से आउटपुट इंक्रीज करते हैं तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कितने यूनिट से डिक्रीज होना चाहिए. सो वो सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हुए, सारे कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को कंसीडर करते हुए ही कोई भी पॉलिसी फ्रेम की जाती है. इसी वजह से हम लोगों को ये डिफरेंट रिलेशनशिप्स पढ़ना जरूरी है, सो दैट वी आर फुल्ली अवेयर व्हाट विल बी द इम्पैक्ट of the policies that is taken by the government on us, or even the government should be aware कि क्या impact हो रहा है. So Okun's law explains the relationship between the output growth and the change in unemployment, and Phillips curve बताता है between the change in inflation rate and the change in unemployment. Now in order to explain this relationship, it is assumed that labor force is not constant. लेबर फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, मतलब हमारा लेबर फोर्स चेंज हो रहा है. लेबर फोर्स अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट में भी चेंज होएगा, अनएम्प्लॉयमेंट में भी चेंज होएगा. नॉट बिकॉज कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही है, बिकॉज लेबर मार्केट के अंदर लेबर फोर्स चेंज हो रहा है. देयर आर मोर पीपल एंटरिंग इनटू द मार्केट. सपोज हम यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा लोग मार्केट में एंटर हो रहे हैं. सो व्हेन वी आर सेइंग दैट लेबर फोर्स इज चेंजिंग, इसका दो इम्पैक्ट होता है. नंबर वन इम्पैक्ट विल बी दैट अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, मैं लिख रही हूँ, so the impact of this, अगर हम बोल रहे हैं labor force is not constant and it is say increasing, as a result of which there is no one-to-one relation between employment and unemployment. So this actually means कि पहले अगर सपोज हमारी इकोनॉमी में, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर मैं उसको रब कर दूंगी, यू नीड नॉट राइट व्हाट आई एम राइटिंग राइट नाउ. सपोज हमारी इकोनॉमी में अभी 20% का अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है. अब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी फ्रेम की है, या गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी लेके ही नहीं आते, सब कुछ कांस्टेंट है. अब मान लो कि हमारी इकोनॉमी में आउटपुट ग्रोथ हो गया है जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट हमारी इंक्रीज करेगी. बट अगर हमारी सपोज 5% से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 15% होना चाहिए था. ये चीज जब होती है जब हमारा लेबर फोर्स कांस्टेंट होता है. अब हम बोल रहे हैं कि लेबर फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है, और सपोज एवरी मंथ हमारा 5% इनटेक है, 5% एडिशन है लेबर फोर्स मार्केट के अंदर. तो ये जो 5% है ये भी तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट में ही जाएगा ना, तो ये हमारा 20% हो जाएगा दोबारा से अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट 5% से इंक्रीज हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी 5% से रिड्यूस हुआ हो. या अगर मैं इसके नंबर्स चेंज करूं तो सपोज कि पहले हमारा 20% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा था, उसके बाद आउटपुट में इंक्रीज हुआ जिसके लिए हम लोगों को ज्यादा लेबर की जरूरत है, तो 5% हम लोगों का लेबर, उनको जॉब मिल गई है, वो उनका एम्प्लॉयमेंट हो गया है.
और अब सपोज कि 4% एडिशन हो रहा है लेबर मार्केट में हमेशा, तो अगर हम सिर्फ इसका देखेंगे तो इट विल बी 15%, पर ये 4% लोग भी यहाँ पे हम लोगों का अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो ये हमारा 19% अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो पहले 20% अनएम्प्लॉयमेंट था, फिर एम्प्लॉयमेंट 5% से इंक्रीज हुआ, बट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट उससे कम रेट से डिक्रीज हुआ। सो वी आर सेइंग दैट when the labor force is not constant, it means that there is no one-to-one relationship between employment and unemployment. Guys, is this second part clear? This first thing is clear, the first implication of that labor force is not constant. Anybody जिनको ये फर्स्ट implication clear नहीं है, please let me know. Guys, is this first implication clear? All right. Now there is one more thing that we need to understand, that is with time हमारा लेबर फोर्स एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, क्योंकि हमारे स्किल्स इंप्रूव करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज करती है. सो सेकेंड पॉइंट दैट वी आर राइटिंग इज दैट देयर इज नो one to one relation between output and employment. ये इस वजह से है क्योंकि पहले अगर हमारे, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट, अगर हमारे पहले दो लेबर्स मिलके एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करते थे, तो अब अगर हम बोल रहे हैं कि हमने एडिशनल 2 लेबर लिए हैं पर हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है, तो हमारा जो एक लेबर है वो एक लेबर ही इस 1 यूनिट को प्रोड्यूस कर सकता है. तो जब हम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करते हैं तो हमारा आउटपुट लेवल उससे ज्यादा से इंक्रीज करता है. सो अगर इस केस में जब हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है और फर्म ने 2 लेबर ही एम्प्लॉय किए, तो उनका आउटपुट 2 यूनिट्स हो जाएगा, उनका आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा. पहले जहां 2 लेबर सिर्फ 1 यूनिट करते थे, क्योंकि एफिशिएंसी लेबर की इंक्रीज हो गई है, इसलिए अब वो 2 लेबर एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसीलिए हम बोल रहे हैं दैट देयर इज नो वन टू वन रिलेशन बिटवीन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. अगर हम एम्प्लॉयमेंट 2% से इंक्रीज करेंगे तो ये जो 2% का इंक्रीज है, इसमें हमारा जो इंक्रीज इन आउटपुट होगा वो इससे ज्यादा होएगा, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज कर रही है. सो द इम्पैक्ट ऑन आउटपुट विल बी 3%. सो आई होप दिस सेकेंड इम्प्लीकेशन इज ऑल्सो क्लियर. मैं लिख दूंगी एफिशिएंसी वाला पॉइंट अभी, सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर. So we say that there is no one-to-one relationship between output and employment. In fact, there is increase in efficiency of workers. In fact, there is increase in the efficiency of worker. And so now we can write the relation between change in employment rate and growth of output can be explained with the help of this following equation, that is ut minus 1. Ut refers to the unemployment in current time period and ut minus 1 refers to the unemployment in the previous time period, is equal to minus GYT. So what we are saying is that when there is an increase in the output level, the unemployment is going to reduce. So we are saying that Okun's law states that there is an inverse relationship between the output growth and the change in unemployment level. जब हमारा आउटपुट ग्रोथ मतलब इंक्रीज होएगा, जब हमारा आउटपुट, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल रिड्यूस होगा. इसका रीजन ये है कि जब भी हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है तो उस केस के अंदर हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा,
और ये जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होएगा इसकी वजह से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा। पर अभी अभी हमने ऊपर ये बोला है कि हमारा लेबर फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो लेबर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कि जब हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होएगा तो सेम प्रोपोर्शन से अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस नहीं होगा, वो उससे लेस प्रोपोर्शन से इंक्रीज होएगा। और जब हमारा ये आउटपुट ग्रो होएगा, मतलब जब हम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे तो हमारा ये सब लिखवा दूंगी मैं आपको, अभी समझ लो। जब हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होएगा तो हमारा आउटपुट लेवल भी इंक्रीज होएगा, पर उस आउटपुट लेवल को इंक्रीज करने के लिए हमें सेम अमाउंट ऑफ लेबर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब हम लोगों का एफिशिएंसी ऑफ लेबर भी इंक्रीज हो गया है। So let me know when you are done with this page, and if you want to ask me anything, please ask. Next up, we'll start explaining this relationship की one to one relationship नहीं है, तो उसके कुछ 4-5 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सब कुछ लिखवा दूंगी कैसे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, समझ में आना चाहिए बस। Let me know when you are done with this page and everything is clear. Yeah, this is the equation. This is the equation, Garima. Equation समझ में नहीं आई? Equation question mark. Please write clearly what do you want to say. Okay, so we are just saying here in this case, this UT is, मैं ये भी लिख दूँ क्या? So we are saying, I'm rubbing this. So we are saying that this UT is unemployment in current time period. And UT minus 1 is unemployment in previous time period. And GYT refers to growth in output level in current time period. तो हम ये बोल रहे हैं इस इक्वेशन में GYT ग्रोथ इन आउटपुट है। ग्रोथ इन आउटपुट मतलब कि सपोज हम लोगों का जो आउटपुट लेवल है वो अभी हम लोगों ने 20 यूनिट्स इंक्रीज कर लिया है 2020 में। 2019 में सपोज हमारा आउटपुट इन 2019 was 100 and our output in 2020 is say 120। तो जब हम लोगों का इस केस में हमें एम्प्लॉयमेंट या लेबर की जरूरत पड़ती थी, सपोज 50 लेबर्स की जरूरत पड़ती थी, तो अब हम लोगों को ये एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए से हम लोगों को सिर्फ 2 लेबर की जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए। एक्स्ट्रा मतलब जो हमने ये 20 यूनिट्स प्रोड्यूस की है उसकी वजह से हमारा 2 यूनिट से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब हमारा 2 यूनिट से अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो गया है। तो यही हम बोल रहे हैं कि जब हमारा ये GYT है ये अगर इंक्रीज करेगा तो ये नेगेटिव सिंबल ये शो कर रहा है कि ये चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होएगा। जब हमारा आउटपुट इंक्रीज होएगा 100 to 120 तो हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंक्रीज होएगा। सपोज ये 2 लेबर हमारी 20 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल रिड्यूस हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? Garima, is it clear? Okay. Guys, can we move on to the next equation if everybody is done? Can we move on to next equation, please? If everybody is done, please confirm. Okay. So, अब जब हमने ये देख लिया है कि हमारी किसी तरह की 1-to-1 रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर हम अपने आउटपुट को 3% से इंक्रीज करेंगे तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कितने परसेंट से रिड्यूस होना चाहिए, जब भी तो हम लोग किसी तरह की पॉलिसी ले पाएंगे। ठीक है, हमने बोल दिया कि इनवर्स रिलेशनशिप है, बट कितना इनवर्स रिलेशनशिप है हमें वो मालूम होना चाहिए। और जैसे कि हमने फिलिप्स कर्व में बोला था, फिलिप्स कर्व ने हमने एक टर्म यूज की थी नॉन एक्सेलरेशनिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसका मतलब था कि हमें कौन सा ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेंटेन करना है जिससे हमारा इन्फ्लेशन रेट कांस्टेंट रहे। और वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट रहने के लिए सो व्हाट डिड वी से, वी सेड कि अगर हमें इन्फ्लेशन रेट को कांस्टेंट रखना है तो हमें एक पर्टिकुलर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। और ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारा आउटपुट ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा आउटपुट
आउटपुट की ग्रोथ कितनी होनी चाहिए ताकि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेचुरल रेट पे मेंटेन रहे और इन्फ्लेशन रेट हमारा कांस्टेंट रहे, जब भी हम लोग प्रॉपर पॉलिसीज ले पाएंगे। आई होप ये चीज सबको समझ आ गई है, अगर नहीं समझ आई है तो पूछ लो। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। लिखना नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि कौन सी चीज, कौन सा वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कितना इम्पैक्ट करता है, बहुत सारी एम्पेरिकल स्टडीज हुई हैं। सो बेस्ड ऑन दिस एम्पेरिकल स्टडी द फॉलोइंग इक्वेशन हैज बीन डिराइव्ड, और द ऑकुन्स लॉ को हमने एम्पेरिकल स्टडीज के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है एज फॉलोज। Again, you guys can analyze this for India also. So it says that ut minus 1 is equal to minus 0.4 GYT minus 3%. अगर हम इसको, मैं इस इक्वेशन एक्सप्लेन करूंगी अभी, अगर हम इस इक्वेशन को जनरल टर्म्स में लिखें तो वो हो जाएगा ut minus 1 इक्वल टू माइनस बीटा GYT माइनस GY बार। आई विल एक्सप्लेन, अभी मत लिखना, अभी पहले सुन लो, सारे पॉइंट्स लिखो। गाइस प्लीज वेट, लाइट चली गई थी, सो द वाईफाई गॉट डिस्कनेक्टेड। ओके, इज द स्क्रीन विजिबल? इज द स्क्रीन विजिबल? Guys, please confirm if the, okay. So we are saying that अगर हम लोगों को ये ut माइनस 1 कांस्टेंट रखना है, तो हमारा जो ग्रोथ इन आउटपुट है, वो ग्रोथ इन आउटपुट एटलीस्ट 3% से इंक्रीज होना चाहिए, तभी हम लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन रहेगा। क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि हमारा लेबर फोर्स कांस्टेंट नहीं है। इस 3% का जो हमने ये बोला ना कि 3% हम लोगों का आउटपुट इंक्रीज होना चाहिए ताकि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट लेवल पे रहे। अब आप ये देखो कि अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रीवियसली जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, सपोज 20% पे था, अब इस 20% में हमारा एडिशन भी तो हो रहा है ना। सपोज एवरी मंथ हम लोगों का 5% लेबर फ्लो एंटर कर रहा है, तो इस तरीके से तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, 25% हो जाएगा। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा एज पर द फिलिप्स कर्व। और कुछ अमाउंट इन्फ्लेशन हमें इंपॉर्टेंट भी होता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे क्यों होता है। बट एनीवेज हियर आवर ऑब्जेक्टिव इज कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट रहना चाहिए। अब इसको कांस्टेंट रखने के लिए इसका मतलब कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे इकोनॉमी में क्रिएट करनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी आउटपुट की ग्रोथ से। आउटपुट जब ग्रो होएगा तभी हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रो करेंगी। तो अगर हमें ये कांस्टेंट रखना है तो इसका मतलब कि एटलीस्ट हम लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो 5% से इंक्रीज होना चाहिए। बट हमें ये नहीं भूलना है कि ये जो 5% इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लेवल है, हमने एक और चीज बोली है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल और आउटपुट लेवल में भी 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं होता है। अगर हम ये 5% इंक्रीज करेंगे अपने एम्प्लॉयमेंट लेवल को, इसका मतलब हमें अपने आउटपुट लेवल को इस 5% से ज्यादा इंक्रीज करना होगा,
तो मतलब सपोज हम लोगों को वो 8% अपना आउटपुट लेवल इंक्रीज करना होगा, जिसमें हमारा ये 5% जो है, ये 5% तो हम लोगों का लेबर फोर्स इंक्रीज को कैप्चर करेगा, और जो हमारा रिमेनिंग 3% है वो लेबर फोर्स प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज हो रही है उसको कंसीडर करना होगा। क्योंकि अगर ये सिर्फ हमारा आउटपुट लेवल 5% से हम इंक्रीज करते, अगर आउटपुट लेवल हम सिर्फ 5% से इंक्रीज करते, जिसमें 3% तो हमारा लेबर प्रोडक्टिविटी से ही हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो जाता उसके इंक्रीज की वजह से, तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल सिर्फ 2% से इंक्रीज हो पाता। अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल सिर्फ 2% से इंक्रीज हो पाता, तब भी हम लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23% हो जाता, पुराने वाले टाइम पीरियड से ज्यादा हो जाता। एंड वी वांट टू कीप दिस एम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट। इस वजह से हम लोगों को ये आउटपुट लेवल इंक्रीज करना होता है बाय मोर देन द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज इन लेबर फोर्स। Guys, are we clear with this? Anybody who has not understood this, please let me know. I will explain it again and I will write down all the points in short. Everybody has understood this, that why output level should be increased by more than the increase in the labor force. I'm repeating my question. Is it clear to all that output level should increase? Okay, Garima. Output level should increase by more than the increase in the labor force to maintain the, ठीक है, I'll explain all this again. So हमने ये बोला इनिशियली सपोज हम लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2019 में सपोज 20% था, और हम ये बोल रहे हैं कि पर ईयर जो लेबर फोर्स है, पर ईयर लेबर फोर्स वो सपोज हमारा 5% से इंक्रीज होता है। और हम लोगों का इस टाइम पे सपोज हमने बोला कि हमारा लेबर प्रोडक्टिविटी कोई मेजर होता है कि एक लेबर हमारा कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, वो लेबर प्रोडक्टिविटी से हम मेजर करते हैं। तो अगर हम ये चीज कंसीडर करेंगे तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2020 में 25% हो जाएगा। पर हम ये बोल रहे हैं कि हमें ऐसा आउटपुट लेवल डिराइव करना है जो कि हमारा 2020 में भी इस आउटपुट लेवल को 20% पे ही रखे और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को इसको इंक्रीज ना होने दे। अब हमने ये चीज डिस्कस की है कि मान लो कोई भी लेबर 2019 में एक लेबर सपोज हम लोगों का 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता था। अब ये लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है 2020 में और ये 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाता है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारा आउटपुट इंक्रीज होना चाहिए इन 1-to-1 रिलेशनशिप, मतलब जितना हमारा ये लेबर फोर्स इंक्रीज हुआ है उतना ही हमारा 5% से आउटपुट इंक्रीज होएगा, तो हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे मेंटेन कर लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को कांस्टेंट रख लेंगे। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग आउटपुट अपना सिर्फ 5% से इंक्रीज करेंगे तो उस केस में क्योंकि लेबर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई है, तो ये सारा का सारा जो 5% लेबर इंक्रीज हुआ है मार्केट में, ये इंडस्ट्री या हमारा इकोनॉमी इनको नहीं सस्टेन कर पाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि हमारा आउटपुट लेवल एटलीस्ट 8% से इंक्रीज होना चाहिए, जिसके अंदर जो ये 5% है, ये 5% तो लेबर फोर्स जो हमारा ऐड हुआ है उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट दें, और उसके अलावा जो ये 3% आउटपुट इंक्रीज होने की बात हो रही है, ये इसलिए होती है क्योंकि हम लोगों की लेबर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। पहले जो लेबर सिर्फ 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो लेबर 20 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है। इसका मतलब कि हम लोगों को आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अब लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, ताकि हम लोग ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय कर पाए, ये जो एडिशनल 5% है इनको एम्प्लॉय कर पाए। अगर हम ये बोलते कि हम आउटपुट को सिर्फ 5% से ही इंक्रीज करेंगे, और हमें ये पता है कि 3% से हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब जो हमारा लेबर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होएगा वो सिर्फ 2% से होएगा। पर हम लोगों को तो लेबर एम्प्लॉयमेंट 5% से इंक्रीज करना है। इस वजह से ये बोला जाता है दैट आउटपुट ग्रोथ शुड बी मोर देन द इंक्रीज इन द लेबर फोर्स टू मेंटेन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट द कांस्टेंट लेवल। इज इट क्लियर नाउ?
Garima and Sparsh, is it clear now? If somebody asks you, explain why output growth should be more than the increase in labor force, will you be able to explain, everybody? It should be more than the labor force increase so that the natural rate maintains at the constant level, because labor productivity also increases. Okay, so now I'll write all these points and you can write side by side. अच्छा, equation explain करनी है अभी, एक second. So here we said, so this equation says, this equation, I'm naming this equation, suppose this is first equation, this is second equation. फर्स्ट इक्वेशन तो वो इक्वेशन है जो हमारी एम्पेरिकल स्टडी करने के बाद आई है उस टाइम पीरियड पे. तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कांस्टेंट रखना है तो हमारा आउटपुट लेवल एटलीस्ट 3% से इंक्रीज होना चाहिए. और अगर हमारा आउटपुट लेवल सपोज 4% से इंक्रीज हो जाता है तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट 0.4% से रिड्यूस करेगा. अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% हो जाता है, मतलब 1% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 0.4 से रिड्यूस करेगा, क्योंकि लेबर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है. इसको अगर हम एक जनरल फॉर्म में देखें तो ये बोल रहे हैं दिस GY bar is normal rate of output. Normal rate of output. This normal rate of output is required to maintain the unemployment at the constant rate. To maintain this constant unemployment rate. And this beta represents change in unemployment if there is a deviation from normal rate of output. If there is deviation from normal rate of output. लिख लो, let me know when you are done, and I want maximum responses. Please message clear and done if everything is clear and if you are done writing. Okay, Garima. Okay, Madhusudan. All right, Deva. Okay, guys. All right. So I also have a question. Anybody wants to discuss today in the अपनी presentation से related आप लोगों को कुछ tutorial में discuss करना है? If there is anybody, 2 or 3 groups probably. If not, then I would like to continue with this chapter. So please let me know. मैंने आप लोगों को बोला था मुझे Saturday, Sunday में भी please inform कर देना. Accordingly, we'll frame the timings, but nobody responded. If you guys want to discuss regarding your presentations, please message. Otherwise, we'll continue with our chapter in the tutorial for the entire class. So I'm writing 3 or 4 points associated with this. Now, so number 1, sub explain kar diya hai, just writing for you guys so that it becomes more clear. So number 1 is that annual output growth has to be at least 3% as per the equation 1, has to be at least 3% to prevent
unemployment rate from rising. अगर आपको कोई भी पॉइंट अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो बता देना, सिर्फ वही चीज लिख रही हूँ जो एक्सप्लेन की है. एंड दिस इज ड्यू टू टू फैक्टर्स. That we have actually neglected so far, and they are labor force growth. अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया था उसको कांस्टेंट रखते हुए डिस्कस किया था. एंड ड्यू टू लेबर प्रोडक्टिविटी growth. So we say that second point, to maintain constant unemployment rate, I'm writing it as U, constant unemployment rate. Employment must grow at the same rate as labor force. अगर सिर्फ लेबर फोर्स की बात होती तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट सेम रेट से, जितनी रेट से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता अनएम्प्लॉयमेंट उसी रेट से रिड्यूस होता. बट क्योंकि यहाँ पे हमारा सेकेंड फैक्टर लेबर प्रोडक्टिविटी भी है, सो इन एडिशन वी हैव, इन एडिशन labor productivity also increases. So when this labor productivity increases, it implies that more output can be produced by same labor. तो अगर हम ये बोल रहे हैं, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा, अगर हम बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 3% इंक्रीज हो रहा है, तो एम्पेरिकल एविडेंस ने एक्चुअली क्या बोला था कि इफ लेबर फोर्स इज ग्रोइंग say by 1.7% and productivity is growing by 1.3%, तो इन दोनों को कंबाइन करके we can say that output growth, then the output growth must be 1 plus 3% plus 1 plus 1.7%, that is around 3%. इस तरीके से ये 3% को डिराइव किया गया था. ओके सन्ना, दैट्स गुड. इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट ये 3% लेवल को डिराइव किया गया था. गाइज प्लीज नोट दिस डाउन and let me know when you are done. We have about 2-3 small points also, wherein we will be discussing about the coefficients. 0.4% क्या रेफर करता है, तो एक बार हम 2-3 चीजें वो डिस्कस करेंगे, और एक छोटा सा पॉइंट जनरल इक्वेशन के रिगार्डिंग है, and then we can have some break and we can start with tutorial. Okay, others also, if you guys have doubt, guys please, it means that everybody who is having doubt, जिनकी भी प्रेजेंटेशन एसोसिएटेड डाउट है, आप आज ट्यूटोरियल में पूछ लो, ताकि हम कल ट्यूटोरियल में इस चैप्टर को कंटिन्यू कर पाए. As you all know, we have test on 15th October, so of unit 3 and unit 4, and I want to finish this up prior that. तो मैं सोच रही हूँ कि ये दिस इज अ स्मॉल चैप्टर. अगर ये चैप्टर हम लोगों का कल खत्म हो जाता है, तो आप लोगों के पास एक दिन डाउट पूछना है या रिवीजन करना है, कोई और टॉपिक पढ़ना है, वेडनेसडे को हम वो कर सकते हैं. और इफ यू वांट वी कैन हैव दिस टेस्ट ऑन फ्राइडे आल्सो, डिपेंड्स अपॉन यू पीपल. सो जिसको भी डाउट है, irrespective of your roll number, in the presentations, whatever you want to discuss, please come today in the tutorial. Guys, are you done with these 2 points? Please let me know when you are done. ओके, सो यहाँ पे तो हमने सिर्फ अभी 3% को एक्सप्लेन किया है. जो हमारी इस फर्स्ट इक्वेशन में ये 3% है, ये एक्सप्लेन किया है. अब हम इस 0.4 के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे. सो दिस थर्ड पॉइंट सेज द कोफिशिएंट. Guys, you need to write all this if at all it comes in the exam. The coefficient minus 0.4 represents that if output growth is 1% above the normal growth, मैं GY bar लिख रही हूँ, it means normal growth of output, then there will be 0.4% reduction
In unemployment, I'm writing by you, in unemployment rather than 1%. तो यहाँ पे हम वही बोल रहे हैं कि अगर हमारा आउटपुट 1% से इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट भी 1% से इंक्रीज हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट 1% से रिड्यूस होएगा। रादर वो सिर्फ 0.4% से ही रिड्यूस होगा, क्योंकि लेबर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। सो अभी जो हमने दो implications इनिशियली लिखी थी, that there is no one-to-one relationship between employment and unemployment, and we wrote that there is no one-to-one relationship between employment and output level, उसी को हम एक बार फिर से दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड द ऑकुन्स लॉ, हमने इक्वेशन डिस्कस कर लिया, हमने रीजंस डिस्कस कर लिए हैं, सो वी विल गो बैक टू दोज टू implications and we will write that firms will adjust, we are basically explaining those two things again. Firms adjust employment less than 1-to-1 in response to deviation of output from normal growth of output. अब देखो, डेविएशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ ऑफ आउटपुट, एक्चुअली हम यही चीज बोल रहे हैं, जी वाई टी माइनस जी वाई बार, यही तो बोल रहे हैं ना, डेविएशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम नॉर्मल रेट ऑफ आउटपुट। अगर हमारा कुछ भी चेंज होता है तो फॉर्म उसमें लेस देन 1-to-1 इंक्रीज करती है एम्प्लॉयमेंट में। दिस इज बिकॉज सम वर्कर्स आर नीडेड irrespective of the level of output and sometimes firms also hoard labor, मतलब वो अगर हमारा आउटपुट भी इतना नहीं इंक्रीज होता है तो वो फिर भी अपनी लेबर को होल्ड करके रखती है, ताकि जो उनके एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हैं वो कहीं और शिफ्ट ना हो जाए। सो समटाइम्स फर्म्स आल्सो होल्ड लेबर इन ऑर्डर टू रिटेन देयर एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स। सो आपको सारे रीजंस अच्छे से क्लियर होने चाहिए जो भी ऑकुन्स लॉ के पीछे है। एंड सेकेंड पॉइंट वी राइट दैट an increase in employment does not lead to 1-to-1 decrease in unemployment. जो सब हमने verbally डिस्कस किया है, same things we are writing. This is because some of the jobs may go to those workers who were outside labor force, मतलब जो पहले लेबर फोर्स में नहीं थे उन लोगों के पास भी, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि 5% से पर मंथ अगर लेबर इंक्रीज होती है तो उनके पास भी कुछ जॉब चली जाती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। Let me know when you are done with this, then we will conclude with the general equation. बस एक जनरल इक्वेशन से फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। डन, ऑल राइट। हाँ, आई थिंक यू आर राइटिंग साइड बाय साइड, या ओके। सो in the general form, the general equation of Okun's law is ut minus 1 equal to minus beta gyt minus gy bar। तो अभी तक जो हम ये डेविएशन की बात करते हुए आ रहे हैं, ये तो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, या दोबारा लिख देती हूँ, नो प्रॉब्लम। वेयर बीटा मेजर्स द इफेक्ट ऑफ आउटपुट ग्रोथ above normal growth on change in unemployment। मैंने आपको जो पहले इक्वेशन लिखवाई थी वहां पे भी लिखवा दिया था, दोबारा से ही लिख रही हूँ। चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट
यहाँ से हम actually क्या derive कर सकते हैं? So what we are writing over here is that if suppose GYT, number one, we can derive from this equation that if this GYT is equal to GY bar. All right, guys, now you need to answer really quickly. So the relationship between UT and UT minus 1 will be what? There are three options that you have. Number one equal to, number two greater than, and number three less than. यहाँ पे fill in the blanks में क्या आएगा? Quickly reply करो. 1, 2 or 3. GYT, if GYT, that is the growth in output is equal to normal rate of output, जो चाहिए हम लोगों को. So what will be the fill in the blanks over here? UT is equal to UT minus, okay, right. So it will be equal to. Next up we have second part, that if suppose this GYT is greater than GY bar, then what will be here? Fill in the blanks, please. 1, 2 or 3. 1, 2 or 3. Yes, Nipun, right. So it will be less than, and third जो बच गया वही होगा. So if this is greater than Y bar, then we have UT greater than UT minus 1. So this is the conclusion that we have derived from the Okun's law. That if growth rate in output is greater than the normal rate of output, तो हमारा output अगर ज़्यादा increase होएगा तो हमारा unemployment reduce हो जाएगा. Unemployment जैसे ही reduce होगा तो Phillips curve बताता है कि हम लोगों का inflation level increase हो जाएगा. अब ये Phillips curve वाली equation हमें कल discuss करनी है. अभी हमने सिर्फ ओकुन्स लॉ डिस्कस किया है, कल हम फिलिप्स कर्व डिस्कस करेंगे. फिलिप्स कर्व मतलब कि हम लोग एग्रीगेट सप्लाई रिलेशन को कल डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ नॉमिनल मनी ग्रोथ on the output, unemployment, and the inflation level. I hope today's class was clear. I hope it was clear. इसको आप word form में भी लिख सकते हो that if when this output growth is above normal, then there will be a fall in the unemployment rate, and when this output growth is below normal, then there will be an increase in the unemployment rate. So that's it. I'll quickly take the attendance, and I don't have any problem if you would want to give the test on Friday. It's just that it is long day for you people. So